तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। अभी तक हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की दो क्लासेस हो चुकी है। आज हमारी तीसरी क्लास है जिसके अंदर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा टीजीटी पीजीटी के लिए। और अगर आप यूजीसी नेट के अंदर देखेंगे तो जो सेकंड पेपर है हमारा फिजिकल एजुकेशन, उसके अंदर यूनिट 1 जो है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का जो एक टॉपिक है, वो भी आपका आज की सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें फर्स्ट पेपर की फिजिकल एजुकेशन में यूजीसी नेट के अंदर, तो उसके लिए आपकी एक और एडिशनल क्लास लगेगी जिसके अंदर हम स्वयं स्वयं प्रभा, मूक, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। यस यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग है, बिल्कुल करेक्ट। मैं अभी तक रात से निकला नहीं हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम लोग पढ़ेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती क्या है, आप सभी को पता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हर एक जो इंडिविजुअल है उसके अंदर कहीं ना कुछ डिफरेंशियबिलिटी आपको देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। हर एक इंडिविजुअल के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे, हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड में ये पढ़ेंगे कि कैसे एक जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है आपके टीचिंग को इफेक्ट करता है। कैसे एक टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंस अफेक्ट करता है, कैसे एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल डिफरेंस अफेक्ट करता है। इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत तरीके के हो सकते हैं। फिजिकल इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो कई बच्चे फिजिकली काफी स्ट्रांग होंगे, कई बच्चे फिजिकली वीक होंगे, कई बच्चे जिनका फिजिकल अपीयरेंस काफी अच्छा होगा, कईयों का थोड़ा सा डल होगा या नॉर्मल होगा। तो ये आपका फिजिकल अपीयरेंस भी जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर आता है। मेंटल, मतलब कई बच्चों का मेंटल एबिलिटी अच्छा होगा, चीजों को जल्दी समझ पाते हैं, कुछ बच्चे लेट समझ पाते हैं। वैसे इमोशनल, कल्चरल और सोशल डिफरेंसेस, ये सारी चीजें आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आती हैं किसी एक इंडिविजुअल और चिल्ड्रन के अंदर। ये तो बेसिक चीजें हैं। अब यहाँ पे कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग याद रखोगे। इसके अंदर क्या है, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, इसको इलेबरेट किसने किया था, किसने खोज की थी इंडिविजुअल डिफरेंस की? तो 19th सेंचुरीज में आपका फ्रांसिस गॉल्टन और पियर टॉमन थे, उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस का पता लगाया। और उसके अंदर जो मेन पर्सन थे वो फ्रांसिस गॉल्टन थे। तो ये आप लोग याद रखोगे, फ्रांसिस गॉल्टन इज द मेन पर्सन हु आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल डिफरेंस। फिर इसके बाद देखो, इंडिविजुअल डिफरेंस के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। एक आपका हेरिडिटी, ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग वंशानुक्रम बोल सकते हैं। देखो हेरिडिटी बहुत ही ज्यादा किसी एक इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट करने में देखने को मिलता है। ओके, वैसे ही आपका इन्वायरमेंट, मतलब आपका वातावरण, कि आप कहाँ रहते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, कुछ बच्चे अगर नॉर्थ ईस्ट के हैं, कुछ बच्चे अगर नॉर्थ ईस्ट के हैं तो उनका फिजिकल अपीयरेंस अलग रहता है, उनकी हाइट थोड़ी शॉर्ट रहती है, वो थोड़े से गोरे भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन उनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो अच्छा रहता है, शार्प कॉम्प्लेक्शन रहता है उनका। फिर उनकी आईज थोड़ी छोटी रहती हैं। अगर बात करें हम साउथ साइड की, तो उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क रहता है और उनकी हाइट नॉर्मल रहती है। अगर हम बात करें नॉर्थ साइड की, तो नॉर्थ साइड में ठीक भाई किसी का डार्क, किसी का कॉम्प्लेक्शन, मिक्सचर रहता है इनका। इन्वायरमेंट आपका बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। यस। फिर उसके बाद कास्ट, रेस, कंट्री। कास्ट भी आपका जो है एक इंडिविजुअल डिफरेंस में एक रीजन है जो कॉज करता है। कैसे? अगर मैं बात करूं कास्ट की, जैसे एक कास्ट होगी आपकी ब्राह्मण होती है। मान लो एक कास्ट आप पंजाबीज को ले लो, ठीक है। जो ब्राह्मण होगा तो वो कहीं ना कहीं आपका संस्कृत वगैरह, ज्ञान वगैरह, इन सब की बात करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, श्लोक वगैरह इन सब की बात करेगा जो ब्राह्मण होंगे। जो पंजाबी होंगे तो उनकी जो कास्ट है उसके अंदर आप देखोगे कि उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो काफी जैसे लंबे चौड़े हट्टे काटे, पंजाबी और हरियाणवी ये लोग रहते हैं। ओके, मतलब कि मस्कुलर ग्रोथ उनके बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से हो पाती है। तो ये क्या है, कास्ट है, जिसकी वजह से ब्राह्मण को अलग आइडेंटिफाई करता है, पंजाबी उसको अलग आइडेंटिफाई करता है। वैसे ही रेस, मतलब कि रेस, उनकी प्रजाति और कंट्री भी डिफरेंस करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। कि आप देख लो, यूरोप के अंदर जो लोग होते हैं वो कैसे स्मार्ट से होते हैं, आप अफ्रीका के अंदर देख लो तो थोड़े ब्लैक से होते हैं। तो ये जो है आपकी कंट्री भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कॉज करती है। फिर उसके बाद आपका एज और इंटेलिजेंस। तो एज, जैसे अगर आप छोटे हो अभी, आपकी एज कम है अभी, तो आपको नॉलेज कम होगा यहाँ पे।
ठीक है, क्योंकि आप इतनी सारी चीजें पढ़ोगे नहीं, इसकी वजह से भी आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस कॉज होंगे और आपका इंटेलिजेंस की वजह से, तो ये दोनों रिलेट कर रही हैं आपकी। आपका एजुकेशनल, इकोनॉमिकल कंडीशन, देखो इकोनॉमिकल कंडीशन कैसे आपका रिलेट करेगा यहाँ पे। मान लो क्लास के अंदर 2 बच्चे हैं, एक जो है मनोज है और दूसरा बच्चा जो है विवेक है। अब मनोज जो है एक अच्छे खासे अमीर, मान लो अंबानी के घर में पैदा हुआ, और विवेक जो है वो पैदा हुआ किसी गांव के अंदर, विलेज के अंदर। तो भाई जो अंबानी के घर में पैदा हुआ, भले ही वो पढ़े ना लिखे, वो इसको इंग्लिश बोलनी जरूर आएगी, ठीक है, और उसके पास ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंस को कॉज करेगा। कैसे कॉज करेगा कि जो मनोज है वो, उसके अंदर देखोगे थोड़ा बहुत उसको डिफिकल्टी आएगी, उतना ज्यादा वो ग्रो नहीं कर पाएगा अपने आप को, उतना ज्यादा एक्सपोज नहीं कर पाएगा, लोगों से मिल नहीं पाएगा, तो जिसकी वजह से इन दोनों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। वैसे ही सेक्स डिफरेंसेस जो है वो भी आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस कॉज करता है। तो इसमें ये हमने कॉजेस देखे, अभी देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कौन कौन से टाइप है। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया था, फिजिकल एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर आप लोग देखोगे कि कोई एक छोटा है, नॉर्थ ईस्ट वाले छोटे हैं, पंजाब वाले लंबे हैं, हाइट में बड़े हैं। तो फिजिकल जो है आपका एक टाइप है इंडिविजुअल डिफरेंस को कॉज करने का, जिसके अंदर फिजिकल के अंदर क्या होगा, आपका एज, हाइट, कलर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आपका, देखिए जो एक पर्सन है ना, मान लो अभी आप लोग यहाँ पे क्लासेस में आ रहे हो, ठीक है, और अभी आप लोगों का जो नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, वो मान लो आप लोगों को चीजें जो है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। तो जब आप एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में अभी मुझसे पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को नॉलेज है, मान लो 80% नॉलेज है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की। बट जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो, आपका नॉलेज क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या हो रही है आपकी, डेवलप हो रही है, ओके। तब आपका 100% इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होगा, ठीक है। पर्सन एक ही है, बट क्या हो रहा है यहाँ पे, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है एक ही पर्सन के अंदर। यस गौरव। सर जो आपने ऊपर टॉपिक दिखाया था ना सर, हम्म एक बार थोड़ा स्क्रॉल कर देना सेक्शन। हम्म इसमें सर कहीं कहीं भी दिया रहता है सर हेरिडिटी, और कहीं भी दिया रहता है जेनेटिक्स। जैसे इसमें हेरिडिटी और जेनेटिक्स से एक ही वर्ड है सर, मतलब अलग अलग? अच्छा, हेरिडिटी और जेनेटिक्स आप कह रहे हो। देखो हेरिडिटी यस के सर। अंदर ही आपके जेनेटिक्स आ गए, ओके। अब ये ना, जब आप, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, सुनो देखो, ये ना आपका हेल्थ एजुकेशन पढ़ाऊंगा, उसके अंदर ना आपका इस पोर्शन में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट रहता है, सॉरी, यहाँ पे आपका रहता है बिहेवियर, जो सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका हेरिडिटी रहता है, फिर इन्वायरमेंट रहता है, ये सारी चीजें रहती है। तो सबसे ज्यादा जो किसी एक पर्सन के अंदर कोई चीज इफेक्ट करती है, तो दैट इज योर बिहेवियर, ठीक है। तो बिहेवियर किसी एक पर्सन के अंदर सबसे ज्यादा उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अफेक्ट करता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको, कोई एक अमीर घर के अंदर पैदा हुआ, कोई एक गरीब घर के अंदर पैदा हुआ, तो उनके बिहेवियर भी उसी तरीके से होंगे, ठीक है। उसका बिहेवियर अलग होगा, इसका बिहेवियर अलग होगा। तो ये सबसे ज्यादा आपका किसी एक पर्सन के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस कॉज करता है। वैसे हेरिडिटी भी करता है, जेनेटिक्स भी करता है, इन्वायरमेंट भी करता है, बट इनका लेवल कम रहता है, तो हम लोग पढ़ेंगे वीडियो में, डोंट वरी। चलिए यहाँ पे आता है, ये इंटेलेक्चुअल वाला पॉइंट समझ आ गया कि एक पर्सन का जो इंटेलेक्चुअल एज है वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप स्टार्टिंग बचपन में होगे तो आपका इंटेलेक्चुअल एज कम होगा, बट जैसे आप एज के साथ ग्रो करोगे तो आपका इंटेलेक्चुअल एज जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, डे बाय डे या मंथ, वीकली, ऐसे करके। सर हम्म पर्सन टू पर्सन भी होगा ना ये इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल डिफरेंस, जैसे हाँ कोई हाँ, पिकअप कर लेता है जल्दी? बिल्कुल पर्सन टू पर्सन भी होगा, और आपका इंडिविजुअल भी होगा, आपके खुद के अंदर भी जो है इंटेलेक्चुअल एज आपका वेरी करेगा टाइम टू टाइम, ओके। फिजिकल ओके। समझ आ गया, इंटेलेक्चुअल समझ आ गया, आपका सोशल, ठीक है। अब सोशल कैसे आपका इंडिविजुअल डिफरेंस कॉज करेगा। जो एक पर्सन है, आप वो जो है वो मार्केट के अंदर लोगों से मिलता है,
लोगों से बात करता है, कांटेक्ट करता है, बहुत सारे लोगों से मिलता है, सोशली कनेक्टेड है, तो उसके अंदर एक अलग तरीके से चीजें देखने को मिलेंगी आपको। वो थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है? उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा आपको। वो क्या है, अपनी बातों को अच्छे से कहीं प्रेज़ेंट कर पाएगा। उसके अंदर उतना जो है डर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा आपको। फिर वो सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। क्यों होती है ये सब चीज़ें? क्योंकि ये सब चीज़ें ना वो पहले फेस कर चुका था। जितने ज़्यादा लोगों से मिलता है वो, उतनी ज़्यादा उसको नॉलेज मिलती रहती है, एक्सपीरियंस मिलता रहता है। ओके? जिसकी वजह से ये सब चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो जाती है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ किसी एक ऐसे पर्सन की जो इंट्रोवर्ट है, जो किसी से मिलता नहीं है, घर में रहता है, शांत रहता है। तो ये सब चीज़ इसके अंदर कॉन्फिडेंस उसका लैक होगा, मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा उसके अंदर, ठीक है? लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से। तो ये भी एक रीज़न है आपका सोशल भी इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर, ये भी एक टाइप है आपका। फिर उसके बाद इमोशनल, अब इमोशनल तो क्या ही बोलें। इमोशनल डिफरेंस जो है, वो भी आपका एक टाइप है इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर। कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर जो इमोशनल एबिलिटी होती है, उनकी डिफरेंसेस रहती हैं। कोई किसी चीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, अपने इमोशंस को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। कोई लोग प्यार में धोखा खाने के बाद जान दे देते हैं अपनी, और कुछ लोग जो है वहाँ से ऊपर निकलते हैं और आईएएस, आईपीएस बन जाते हैं, ठीक है? और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बस फिजिकल एजुकेशन का एक छोटा-सा एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो ये चीज़ है। बात करते हैं अब एथिकल की, एथिक्स की। एथिक्स भी ये आपका इंडिविजुअल डिफरेंस का एक पार्ट है। एथिकल में क्या है कि मान लो एक पर्सन है, वो क्या करता है, आप लोग देखोगे मोस्टली जो साउथ इंडियन होते हैं, उनके अंदर, या इवन दो साउथ की जो मूवीज़ भी होती हैं, उसके अंदर आपको एथिक्स देखने को मिले कहीं न कहीं। जो हीरो होगा वो कभी कोई ज़्यादा गलत एक्टिविटी नहीं परफ़ॉर्म करेगा, ज़्यादा वल्गैरिटी नहीं होता वहाँ पे, ठीक है? एथिक्स रहते हैं, लाइफ़ के रूल्स होते हैं उनके। अगर मैं एक एक्ट्रेस की बात करूँ, तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उसने बोला था क्या कि वो कुछ ऐसे सीन्स नहीं करेंगी, गलत सीन नहीं करेगी। तो उसके लाइफ़ के कुछ एथिक्स थे, ओके? तो ये भी एक रीज़न है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर। कई लोग होते हैं ना कि भाई मैं कुछ एक्टिविटी ऐसा नहीं कर सकता, कोई गलत काम नहीं कर सकता, मैं जो है वो घूस नहीं ले सकता, ठीक है? मैं किसी से जो है किसी को बुरा नहीं पहुँचा सकता, किसी के साथ मैं बुरा नहीं करूँगा। ये लाइफ़ के एथिक्स हैं आपके। कुछ लोग ऐसे होते हैं एथिकल नहीं होते, भाई चलो जहाँ से जो पैसा आ रहा है आने दो, जो चीज़ हमारे लिए सही है करते रहो, ठीक है? तो ये भी एक रीज़न है 2 पर्सन के अंदर डिफरेंशिएट करने का, ओके? कल्चरल डिफरेंस हमने देख ही लिया है, ये 2 बार कल्चरल डिफरेंस लिखा गया है यहाँ पे। कोई एक साउथ इंडियन है, कोई एक नॉर्थ इंडियन है या नॉर्थ ईस्ट का कोई पर्सन है, तो इनके कल्चर भी है, वो वैरी करते हैं एक पर्सन के अंदर। वैसे फिर रेशियल डिफरेंसेस आपकी, हुँ, रामायण के एक्टर बिल्कुल करेक्ट, ठीक है? तो आपकी फिर रेशियल डिफरेंसेस भी जो है आपकी, वो इंडिविजुअल डिफरेंस को कॉज़ करती है, आपके रेसेस मतलब प्रजाति आपकी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पंजाबी अलग होते हैं, ब्राह्मण अलग होते हैं, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ तक किसी सर को ये हुँ, सर ये रेशियल में तो काले और गोरे भी आते हैं ना सर। हाँ, जैसे जो काले गोरे ये सारी चीज़ें आती है ना। फॉरेन कंट्री में तो सर वहाँ तो ऐसा होता नहीं है कि पंजाबी जाट ठाकुर हाँ, ऐसा, हाँ। तो वहाँ तो मैंने काले और गोरे ही होते हैं। बिल्कुल, तो ये मैंने अपने कंट्री के हिसाब से बताया है आपको। बाकी अगर आप देखोगे यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, ये काले-गोरे का भी, ओके? बाकी और भी कई सारी कंट्रीज़ जो होती है, तो रेशियल भी होता है, ठीक है? इसकी वजह से भी आपका इंडिविजुअल डिफरेंस कॉज़ होता है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, कोई दिक्कत, परेशानी? ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐसा एडवांस नहीं था, नॉर्मल चीज़ें हैं। क्लियर? तो एक बार बोल दो बेटा चैट बॉक्स में, ऑल क्लियर। देखो, अब यहाँ से थोड़ा-सा आप लोग ध्यान दोगे यहाँ से। यहाँ से अब आप लोगों का यहाँ तक तो आप लोगों को पता होगा बस, बट यहाँ से अब चीज़ें आप लोगों को थोड़ी समझनी पड़ेंगी, यहाँ से नई चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हुए हैं 2 पर्सन के अंदर, मान लो मनोज के अंदर या गौरव के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, चाहे उनका फिजिकल अपीयरेंस की वजह से हैं, चाहे मेंटल एबिलिटी की वजह से हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी की वजह से हैं। तो इनकी वजह से जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हुए हैं, उसका आप कैसे पता लगा सकते हो? कौन-कौन से मेथड्स हैं जिसकी वजह से आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पता लगा सकते हैं? तो उन मेथड्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेथड क्या है? टेस्ट मेथड। इसके अंदर क्या करोगे आप? टेस्ट लोगे और इंडिविजुअल डिफरेंस का पता लगाओगे, क्या-क्या इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो मैं क्या कर सकता हूँ पहले, यहाँ भाई इधर मनोज को खड़ा किया, इधर गौरव को खड़ा किया मैंने। मैंने देखा हाँ भाई, मनो गौरव जो है, चलो ये थोड़ा-सा क्या कहते हैं,
इसकी हाइट अच्छी है, गौरव की हाइट, मनोज, सॉरी ये कौन था, गौरव था ना, गौरव की हाइट अच्छी है, मनोज की हाइट थोड़ी छोटी सी है, गौरव जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं ज्यादा गोरा है, और मनोज जो है वो उससे भी ज्यादा गोरा है। तो मैं एक फिजिकल अपीयरेंस की वजह से इसका टेस्ट लेके एनालाइज कर सकता हूँ, फिजिकल अपीयरेंस की वजह से यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने एक जनरल सेंस बताया आपको। इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी आपकी, जिससे आप टेस्ट लेके पता लगा सकते हो। तो आप लोगे सबसे पहले, दिस इंक्लूड्स इंटेलिजेंसी टेस्ट, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट ले आप, ठीक है, जिसके अंदर आपका अचीवमेंट टेस्ट आता है। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, आपका अकेडमिक टेस्ट होता है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, आपका टेस्ट लूंगा, जैसे मैंने आप लोगों का कल टेस्ट लिया, और उसके अंदर मुझे सभी का पता चल गया भाई कि इसके अंदर एकेडमिक लेवल इसका इतना है। अगर किसी के 80 मार्क्स आए हैं तो डेफिनेटली उसने अच्छा पढ़ा हो, किसी ने 70 मार्क्स आए हैं, इसका एवरेज है। किसी के अगर कम आए हैं, 20-10 के आसपास आए हैं, तो भाई वो बहुत ज्यादा पुअर है। ओके, तो मुझे इसकी इससे पता लग गया है कि आपका जो इंडिविजुअल डिफरेंस है इन द एकेडमिक सेंस, वो कैसा है आप लोगों का। ओके, तो ये एक टेस्ट, जिस अचीवमेंट टेस्ट के अंदर मैं आप लोगों के बारे में पता लगाऊंगा। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट, इससे मैं आप लोगों के बारे में पता लगा सकता हूँ कि भाई इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, मनोज की पर्सनैलिटी इस तरीके से है, और गौरव की पर्सनैलिटी इस तरीके से। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट। अभी डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, देखो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाने के लिए क्या, डॉक्टर के पास जब जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या करता है, डायग्नोज करता है। मतलब कि आपको सबसे पहले क्या करेगा, आपके प्रॉब्लम के बारे में जानेगा, वो प्रॉब्लम के बारे में जानने के बाद फिर आपको मेडिसिन देगा, ठीक है, मेडिसिन देगा। तो क्या करता है, आपको डायग्नोज करता है, ठीक करने की कहीं ना कहीं कोशिश करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लूं मैं, एक तरफ मेरे पास क्लास के अंदर सिमरन है, एक तरफ मेरे पास क्लास के अंदर जो है वो कौन है, उषा है, ठीक है। तो दो बच्चे हैं, ये सिमरन और ये उषा। अब मैंने क्या किया, हम किसकी बात कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसको मैं आपको लोगों को थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या होगा, मैंने फोन किया यहाँ पे सिमरन को, मैंने सिमरन से पूछा कि आपका एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में, हाँ ध्यान सुनो अभी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में सिमरन आपको क्या दिक्कत परेशानी आ रही है क्वेश्चंस के अंदर। तो सिमरन ने मुझे बोला कि सर मुझे ना इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम आती है। मैंने कहा ठीक है, ओके। मैंने उषा से पूछा कि उषा, मैंने उषा कॉल किया, फिर मैंने उषा से पूछा, उषा आपको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस के अंदर क्या दिक्कत परेशानी आ रही है। तो उषा ने मुझे बोला कि सर मुझे ना ये प्रॉब्लम आती है कि जो क्वेश्चंस है ना, उनको मैं अच्छे से समझ नहीं पाती, मेरी परसेप्शन एबिलिटी जो है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, वो अच्छी नहीं है। मतलब मैं पढ़ती तो उसको हूँ कुछ और, लेकिन समझती कुछ और, इसकी वजह से मेरे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये क्या हो गया, मैंने इन दोनों के कॉज के बारे में पता लगा लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इनको डायग्नोज दूंगा। डायग्नोज में क्या होगा, मैं इसको बताऊंगा उषा को कि उषा अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आप जो है इंग्लिश सीखने के लिए आप इंग्लिश की रीडिंग करो, ठीक है, इंग्लिश की बुक की रीडिंग करो, या फिर कहीं आप कोचिंग वगैरह ज्वाइन करो, या खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो ये जो मैंने चीज ही बताई, रीडिंग करो, कहीं पे पढ़ना स्टार्ट करो, तो ये क्या हो गया, आपका डायग्नोज हो गया। अब बात आती है उषा की, ठीक है। अब उषा की क्या है, क्वेश्चंस को लेके परसेप्शन एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा उषा को कि उषा आप एक काम करो, आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना है, कम से कम 2 बार पढ़ना है क्वेश्चंस को आपने। तो ये क्या है, मैंने इसको क्या किया है, डायग्नोज किया। मैंने क्या किया, इसकी बीमारी जो क्या थी, परसेप्शन एबिलिटी, ये बीमारी थी इसकी, मैंने इसको क्या डायग्नोज, ठीक किया है, को बता के ये रीजंस। तो क्या होगी, डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या होता है, आप कॉज के बारे में पता लगाते हो कि भाई दिक्कत परेशानी क्या है, फिर उसके बाद आप इसको ठीक करने के लिए सजेशन देते हो, आप उसको इम्प्रूव करने के लिए चीजें जो है उनको बताते हो। ओके, समझ आ गया डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, समझ आया सभी को, समझ आया तो लिखो जरा चैट बॉक्स के अंदर, पता तो मिटा लेता हूँ ये, यस। फिर नेक्स्ट है इमोशनल टेस्ट। इमोशनल टेस्ट के अंदर वही आप जो है क्वेश्चनर फ्रेम करके आप इमोशनल टेस्ट के बारे में पता लगा सकते हो। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, आप कुछ ऐसे सिचुएशनल क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप क्या कहते हैं वैसे लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं मैथमेटिक्स के, तो वो उससे आप जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में पता लगा सकते हो। करेक्ट, यस।
चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में। तो पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर यही चीज पता लगाते हो, क्वालिटीज का पता लगाते हो किसी चिल्ड्रन के कि क्या क्या क्वालिटीज हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी हो गया, डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी क्या है इसका, ऑब्जर्वेशन क्या है इसका, तो इन सब चीजों के बारे में आप पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में पता लगाते हो। अचीवमेंट टेस्ट क्या हो गया आपका, वही जैसे मैंने आपको बताया था, आपका अकेडमिक नॉलेज के बेस पे आपका जो टेस्ट लिया जाता है, दैट इज अचीवमेंट टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है कलेक्ट रिकॉर्ड मेथड। कलेक्ट रिकॉर्ड मेथड क्या होता है कि एक तरीके से इसके अंदर आप क्या करते हो, दीज इंक्लूड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टूडेंट एज अ सीक्वेंशियल ऑर्डर सच एज अटेंडेंस, इंटरेस्ट, हेल्थ, जनरल एबिलिटीज, स्पेसिफिक स्किल्स, पर्सनल क्वालिटीज, द वर्क ऑफ द स्कूल एंड द एटीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सेट्रा। देखो ये क्या है, नाम से ही पता है आपको, कलेक्टिव रिकॉर्ड मेथड। तो इसके अंदर क्या करते हो आप, सारी चीजों का रिकॉर्ड रखते हो, सारी चीज जितने भी चीजें हैं उन सभी को कलेक्ट करके आप उसका रिकॉर्ड रखते हो। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग का अभी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ। आप लोग जो टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, उस टेस्ट के मैं मार्क्स एक्सेल पे लगा रहा हूँ। मैं आप लोग को हर एक संडे कॉल करता हूँ। हर एक संडे कॉल करने के बाद आपसे जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या दिक्कत परेशानी आ रही है, इवन तो मैं ये पॉइंट्स लिखता हूँ आपके, मैं अपने एक्सेल के अंदर ये सारे पॉइंट्स लिखता हूँ कि आप लोग को क्या दिक्कत परेशानी आ रही है, क्या वीकनेस है आप लोगों का। तो जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात होती है मैं उनके सारे पॉइंट्स ये लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए दिया है, 500 एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए दिया है। तो आज आप लोगों का लास्ट डे है वो चीज कंप्लीट करने का, तो वो भी मैं नोट डाउन करूंगा किस किसने किया है, किस किसने नहीं किया है। तो क्या हो रहा है, सारी चीजें मैं क्या कर रहा हूँ, कलेक्ट करके उनका रिकॉर्ड रख रहा हूँ कि आप लोग का इंटरेस्ट कितना है क्लासेस में, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आपकी किस किस चीज के ऊपर आपका स्किल्स अच्छा है, आपका पर्सनल क्वालिटीज क्या क्या है। तो वैसे इंडिविजुअल टास्क भी मैं आप लोगों को देता हूँ उसके हिसाब से। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें आती है, कलेक्टिव रिकॉर्ड मेथड के अंदर आपका ये चीजें आती है। नेक्स्ट है पर्सनल हिस्ट्री मेथड। देखो पर्सनल हिस्ट्री मेथड में क्या होता है, किसी पर्सन के पर्सनल लाइफ के में घुस के आप उसके चीजों के बारे में पता करते हो। तो कैसे पता करोगे कि जो मुझे मान लो क्लास के अंदर शंपा के बारे में पता कर रहा है ये जैसे छिछोरे नहीं होते जो किसी लड़की के पीछे पता करने के लिए उसके आसपास के जो फ्रेंड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसकी जो क्या कहते हैं सिस्टर होगी उससे बात करेंगे कि हाँ भाई क्या क्या चीज है। तो वैसे ही आप क्या करते हो पर्सनल हिस्ट्री मेथड के अंदर, उसके फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर जो लोग हैं उसके बारे में पता करते हो, उसके आसपास सराउंडिंग में जो उसके नेबर्स हैं उससे पता करते हो कि क्या क्या चीज है उसका, उसको ठीक सब कुछ पता है नहीं है। फिर उसके बाद उसके लाइफ के अंदर जो जो चीजें हैं आसपास के सराउंडिंग के, उसके बारे में कहीं ना कहीं आप पता करते हो। अब हम बात करते हैं अपना टीचिंग के बारे में, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला था। तो टीचिंग के बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए इसमें हम क्या, जैसे कि आप लोगों ने तारे जमीन पर मूवी देखी है, देखिए तारे जमीन, हाँ वेरिफिकेशन, तारे जमीन पर मूवी देखी है आप लोगों ने। उसमें आमिर खान कैसे पता करता है उस स्टूडेंट के बारे में, उसके घर पे जाता है, घर पे ही पता करता है वो। फिर उसके बाद जो उसके फ्रेंड्स होते हैं उससे भी पता करता है वो। तो वो क्या है, वो पर्सनल हिस्ट्री मेथड है। जब उसको चीजें पता चल गई तो फिर उसके बाद उसने उसको ठीक करने के लिए जो जो स्टेप्स हो सके वो चीजें, उस स्टेप उसने उठाया, और फिर देखो बाद में वो क्या एक मतलब कि एक लड़के की लाइफ को उसने इम्प्रूव कर दिया। तो ये है, तो पर्सनल हिस्ट्री मेथड में आप किसी पर्सन के पर्सनल लाइफ के बारे में पता लगाते हो, उसके फैमिली मेंबर से, उसके आसपास के सराउंडिंग से, इन सब चीजों से। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आपका ये इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन एजुकेशन। तो एजुकेशन के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या इंपॉर्टेंस है ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो क्या है, ये नॉर्मल चीज है, नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन चाइल्ड, सॉरी, हेल्प सही है, हेल्प टीचर एंड स्कूल मैनेजर्स इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो कहीं ना कहीं टीचर्स को हेल्प करता है किसी एक चाइल्ड के एजुकेशन को ग्रो करने के लिए, ठीक है, मतलब कि एजुकेशन अच्छे से डिलीवर करने के लिए किसी चिल्ड्रन के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस है वो बहुत हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, अब मुझे पता है क्लास के अंदर कि कौन बच्चा जो है वो कितने पानी में है, किसको कितने मेहनत की जरूरत है। ओके, तो मुझे कैसे पता चला, मुझे पता है ना आप सभी के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर बारे में,
कि भाई इसके अंदर ये वीकनेस है, ये जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उसके हिसाब से मैं आप लोगों को चीज़ें असिस्ट करता हूँ, जिसको डिटेल में समझाने की ज़रूरत होती है, उसको मैं डिटेल में समझाता हूँ, जिसको ऊपर की समझाने की ज़रूरत होती है, मैं उसको ऊपर से समझा देता हूँ, ओके? तो ये कैसे पता चल रहा है? आप लोग के इंडिविजुअल डिफरेंसेस से मुझे पता चल पाता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, उसके अंदर टीचिंग टेक्निक्स बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंस। ये चीज़ कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस्ड पे टीचिंग टेक्निक होने चाहिए, ठीक है? जैसे मुझे पता है यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के अंदर आप लोगों ने जो अभी तक एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ा है, वो पढ़ा है बट डीप में नहीं पढ़ा है। आप लोगों ने बेसिक फिजियोलॉजी पढ़ा है। आप लोगों ने फिजियोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है आपके एक्सरसाइज के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ द एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंस है आपके फिजियोलॉजी का, क्या इम्प्लीमेंटेशन है, ये नहीं पढ़ा आप लोगों ने। तो इसलिए मैं इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाता हूँ कि जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो आपका फिजियोलॉजी का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके बॉडी के ऊपर। तो ये कैसे पता चल पाया मुझे? आपके डिफरेंसेस के बारे में मुझे पता चला कि ये डिफरेंसेस है, ये कमी है कहीं ना कहीं, तो इसको मुझे अपने टीचिंग टेक्निक में ऐड करना चाहिए, तभी पता चल पाया। तो ये चीज जो है आपका टीचिंग टेक्निक बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसके अंदर फिर सब पॉइंट्स हैं। सबसे पहला क्या है? प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है? इसके अंदर जैसे मैं कुछ बच्चों को, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, मान लो ये एक स्टूडेंट है, सिमरन हो गई, ये रूबिया हो गई, ये उषा हो गई, ये गौरव हो गया, मनोज हो गया, मैंने आप लोगों का ग्रुप बना दिया एक, ठीक है? अब ग्रुप बनाने के बाद मैंने आप लोग को एक टास्क दे दिया। टास्क कुछ भी मान लो कि जाओ, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब मुझे ये पता करके बताओ आप लोग, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर किसी एक एथलीट का जो है वो 35 से 40 लीटर ब्लड पंप आउट कर पाता है 1 मिनट के अंदर। जो एलीट एथलीट होते हैं उनके बॉडी के अंदर 1 मिनट के अंदर 35 to 40 लीटर ब्लड पंप आउट कर पाता है, बट एक नॉर्मल पर्सन के बॉडी के अंदर रेस्टिंग टाइम पे 5 लीटर ब्लड पंप आउट करता है। मैंने आपको टास्क क्या दे दिया कि ये बताओ मुझे कि 35 से 40 लीटर किस किस एथलीट के अंदर देखा गया है ब्लड पंप आउट होते हुए। तो वो रिसर्च पेपर निकाल के लाओ और फिर उसके ऊपर आप जो है पॉइंट बना के मुझे बताओ, ठीक है? तो मैंने क्या दे दिया आप लोग को? एक प्रोजेक्ट दे दिया। ये प्रोजेक्ट मैंने दे दिया आप लोग को और बोला कि इसके बारे में आप पॉइंट्स बनाओ, कौन कौन से एथलीट्स हैं, कहाँ कहाँ के एथलीट्स हैं। तो मैंने आपको प्रोजेक्ट दे दिया, फिर उसके बाद आप इस पर काम स्टार्ट करोगे। तो इसके अंदर आप लोग क्या देखोगे? लर्निंग बाई डूइंग। आप खुद करोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने आपको बस टास्क दे दिया, प्रोजेक्ट दे दिया, करोगे आप लोग खुद, ओके? तो इसमें आप क्या करोगे भाई? गूगल पे जाओगे या फिर आपके जो सीनियर्स हैं कहीं हैं उससे हेल्प लोगे, चीजों को समझोगे। तो क्या कर रहे हो? इसमें आप लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हो, करके सीख रहे हो, ओके? प्रैक्टिकली कर रहे हो, चीजों को देख रहे हो, कौन कौन से एथलीट्स हैं, उनसे मिलने गए, उनसे बात की, क्या क्या फैक्टर्स थे, क्या क्या चीजें हुई हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हो आप? लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हो। इसके अंदर क्या होता है? स्टूडेंट को कोई टास्क असाइन कर दिया जाता है उनके इंडिविजुअल एबिलिटी के हिसाब से, और उनको वो चीज फिर करने के लिए बोल दी जाती है। वैसे अगर जनरल सेंस में बोले तो किसी एक पर्सन, मतलब किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए दे दिया जाता है, कि जैसे कि आप लोगों को ही मैंने बोल दिया कि कॉलेज के अंदर आपने इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। इसमें आपका टीचर क्या आपको कुछ जाता है कोई हेल्प करने के लिए? नहीं, बस वो थोड़ा बहुत आपको गाइड कर देता है, ठीक है? इस तरीके से आप कर सकते हो, बट पूरा का पूरा कौन करता है? आप लोग करते हो। पिकनिक कौन अरेंज करेगा? आप लोग करोगे, ओके? तो ये चीज है। समझ आया प्रोजेक्ट मेथड? देखो, इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। प्रोजेक्ट मेथड के स्टेप्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले जब मैं आप लोग को टास्क दूंगा तो क्या करूंगा? मैं कोई ना कोई सिचुएशनल कंस्ट्रक्शन क्रिएट करूंगा, मतलब कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है? सिचुएशन क्रिएट करना मतलब कि एक तरीके से अगर मैं रिसर्च सेंस में बोलूं तो आपका किसी एक टॉपिक को फाइंड करोगे, ठीक है? मतलब कि किसी एक टॉपिक के बारे में पता लगाओगे। तो क्या करोगे? सबसे पहले आप लोगों के सिचुएशन कंस्ट्रक्ट करूंगा मैं, मतलब कोई ना कोई सिचुएशन आप लोगों के लिए क्रिएट करूंगा। जब मैंने सिचुएशन क्रिएट कर दिया, फिर सिलेक्शन करोगे आप, ठीक है? सिलेक्शन होने के बाद आप क्या करोगे? प्लानिंग करोगे, कैसे उस चीज को हमने करना है। प्लानिंग करने के बाद आप कंप्लीट करोगे। कंप्लीट करने के बाद फिर इवेल्युएशन होगा उसका कि हाँ भाई ये कमी है, ये अच्छा हुआ, ये वीकनेस थी थोड़ी हमारी। फिर उसके बाद आप इवेल्युएशन के बाद मार्क दोगे कि आपको 10 आउट ऑफ 8 मिलता है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने की वजह से।
सिंपल सा अगर मैं आप लोगों को बताऊं इसमें प्रोजेक्ट मेथड में, तो आप लोग जब स्कूल में थे तो आपके टीचर साइंस के प्रोजेक्ट देते थे आपको, ठीक है भाई, कि इसके ऊपर प्रोजेक्ट बना के लाओ, सोलर पावर प्लांट के ऊपर प्रोजेक्ट बना के लाओ। तो आपको प्रोजेक्ट दे देते थे वो, आप घर जाते थे, फिर प्रोजेक्ट बना के लाते थे, फिर टीचर बोलते थे अरे वाह आपने तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, कहाँ से बनवाया, दुकान से? ओके, तो ये चीज है। तो इसमें क्या करते थे आप, खुद से बनाते थे प्रोजेक्ट। देखो इसके अंदर फिर दूसरा चीज क्या है आपका, ये ओरिजिनेट अमेरिका के अंदर हुआ था, और किसने किया था, आपका किल पैट्रिक ने इसको ओरिजिनेट किया था। तो इसके अंदर आप पहला चीज क्या रखोगे कि प्रोजेक्ट मेथड के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, अभी मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर टास्क दे दिया जाता है स्टूडेंट को, उनको खुद परफॉर्म करना पड़ता है, लर्निंग बाय डूइंग है इसके अंदर। और इसके जो स्टेप्स है, सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट करना, ठीक है, सिचुएशनल क्रिएट करना, फिर उसके बाद उसको सेलेक्ट करना, प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने के बाद आप प्लान करते हो, प्लान करने के बाद कंप्लीट करते हो, कंप्लीट के बाद इवेल्युएट करते हो, और इवेल्युएट करने के बाद आपको उसके हिसाब से मार्क्स मिलता है। तो ये आपने स्टेप्स भी इसके याद रखने हैं। और ये कहाँ स्टार्ट हुआ था, ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, अमेरिका के अंदर। किसने किया था, किलपैट्रिक ने किया था। ओके, तो ये आपका प्रोजेक्ट मेथड था। नेक्स्ट है डाल्टन सिस्टम। यहाँ से आपके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, आपके यूजीसी नेट में बेसिकली ज्यादा देखने को मिलते हैं इस वाले टॉपिक से, डाल्टन सिस्टम से। ऑप्शंस में जरूर देखने को मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। अब डाल्टन सिस्टम किसने दिया है, मिस हेलेन पार्क्स ने दिया था, ठीक है। मिस हेलेन पार्क्स ने इसका क्या कहते हैं, डाल्टन सिस्टम दिया था। अगर आपको याद करना है तो आप एचडी से याद कर सकते हो, मतलब हेलेन डाल्टन, ठीक है। और एचडी के अंदर क्या होती है, चीजें सब आपको क्लियर, क्लीन एंड क्लियर क्रिस्टल दिखती है आपको चीजें। इसमें होता क्या है, इसमें चिल्ड्रन को बिल्कुल फ्रीडम दे दिया जाता है, ठीक है, कि वो अपने विल के हिसाब से, अपने हिसाब से चीजों को कर सकता है, अपने एबिलिटी के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। इसके अंदर उनको कोई टाइम टेबल से लिमिटेशन नहीं होता, ठीक है, कि भाई आपने क्लास के अंदर आना है, ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी है। तो उनका टाइम टेबल से कोई बंधन में बांधा नहीं जाता, उनको कोई प्रॉब्लम में नहीं डाला जाता कि भाई क्लास के अंदर आओ, ये चीजें करो। और अगर स्टूडेंट चाहे तो वो अपने हिसाब से अपने पूरे दिन में कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं, जो मन है उनका वो पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये चीजें आपके कॉलेजेस के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो कॉलेजेस में क्या आपको टीचर फोर्स करता है क्लास में आने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चाहो तो लाइब्रेरी में बैठ के पूरे दिन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो डाल्टन सिस्टम जो है कहीं ना कहीं आपको कॉलेज लाइफ के अंदर देखने को मिलता है। और इसके अंदर ये दिया किसने है, हेलेन पार्कस ने दिया है। तो ये इसके अंदर आप क्या याद रखोगे, इसके अंदर बच्चों को बिल्कुल फ्रीडम दी जाती है, अपने हिसाब से वो चीजें कर सकता है, उनकी एबिलिटी और इंटरेस्ट के हिसाब से। और इसके अंदर जो एक टीचर होता है, सिर्फ एक पाइनियर होता है, मतलब कि प्रदर्शक होता है, सिर्फ वो देखता रहता है, सिर्फ देखता रहता है वो। इस सिस्टम के अंदर, डाल्टन सिस्टम के अंदर, क्वेश्चन आपका क्या बनता है, डाल्टन सिस्टम के अंदर, इन डाल्टन सिस्टम टीचर एक्ट एज, टीचर एक्ट एज, आपको ऑप्शन दे देगा क्या क्या, एक दे देगा आपको पाइनियर, दूसरा दे देगा आपको टीचर जो है वो एक्टिव रहता है, ठीक है, चौथा दे देगा कि नॉट इंटरेस्टेड, टीचर जो है वो डाल्टन सिस्टम के अंदर नॉट इंटरेस्टेड रहता है, और चौथा दे देगा ए और बी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डाल्टन सिस्टम के अंदर टीचर एक्ट एज अ पाइनियर, प्रदर्शक के रूप में, ठीक है। या फिर अगर पैसिव भी बोले ना आपको, तो पाइनियर और पैसिव क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। और सेकेंडरी बोले, पाइनियर बोले, हाँ पैसिव बोले, ठीक है, पाइनियर बोले, पैसिव बोले, या सेकेंडरी बोले, तो ये क्या है, सब सेम चीजें हैं आपकी। टीचर क्या है यहाँ पे, सेकेंडरी है, प्राइमरी कौन है, स्टूडेंट है, ठीक है। यहीं पे अगर स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे एक्टिव है, टीचर क्या है, पैसिव है, ये चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये डाल्टन सिस्टम हो गया आपका। नेक्स्ट है विनिट का मेथड। अब विनिट का मेथड में क्या होता है आपका, इट्स अ काइंड ऑफ रिसर्च। विनिट का मेथड इट्स अ काइंड ऑफ रिसर्च, जब आप रिसर्चेस करते हो उसके हिसाब से ये विनिट का मेथड डेवलप हुआ है। तो इसका जो है दिया है किसने है इसको, डॉक्टर कार्ल्टन ने दिया है, ठीक है। किसने दिया है, डॉक्टर कार्ल्टन ने दिया है विनिट का मेथड। और इसमें बच्चों क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में काम दिया जाता है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे पार्ट में बच्चों को काम दिया जाता है। जब आप रिसर्चेस करते हो तो आपको सबसे पहले बोलते हैं कि भाई अपना टॉपिक लेके आओ, एक छोटा पार्ट किया, फिर उसके बाद आपको बोलते हैं कि अपना क्या कहते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करो, ठीक है।
फिर डाटा कलेक्ट करो, ठीक है, फिर उसको इंटरप्रेट करो, ये सब चीजें जो है आपको बताई जाती हैं। ओके, तो छोटे छोटे पार्ट में इसको आपको काम दिया जाता है। स्टूडेंट अपना इवेल्युएशन खुद करता है, तो जब आप डाटा कलेक्शन करते हो या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो उसका इवेल्युएशन आप लोग खुद करते हो कि हाँ भाई यार, मेरे डाटा के अंदर थोड़ी सी बायसनेस हो चुकी है, या फिर मेरा डाटा कलेक्शन अच्छे से हो नहीं पाया, तो इवेल्युएशन आप खुद करते हो। टीचर क्या करता है, मार्गदर्शक का काम करता है। तो टीचर के पास अगर आप जाते हो तो टीचर क्या करता है, आपको गाइड करता है, बेटा इस तरीके से करना है, ठीक है, इस तरीके से डाटा कलेक्शन करना है, ये टूल यूज करने हैं। तो यहाँ पे क्या है, टीचर मार्गदर्शक है, मतलब कि आपको राह दिखाता है, एज अ गाइड है आपका, ठीक है। इसलिए आप जब जाते हो पीएचडी वगैरह करते हो तो आपका जो टीचर है उसको आप लोग गाइड बोलते हो। स्टूडेंट फेल नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो जो स्टूडेंट है वो कभी फेल नहीं होगा, जब वो रिसर्च करता है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन उसको देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्टूडेंट का ईमानदार होना जरूरी है इसके अंदर। तो अगर वो बायस्ड हो जाएगा, ठीक है, तो इसके अंदर वो रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो अनबायस्ड होना चाहिए स्टूडेंट को यहाँ पे। ओके, तो ये आपका विनेट का मेथड के अंदर किसने दिया था, कार्ल्टन ने दिया था। ओके, ये सब पॉइंट याद रखोगे आप, चीजें जो इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है डेस्क क्रॉली मेथड। डेस्क क्रॉली मेथड क्या है आपका, ये बेसिकली दिया है डॉक्टर ओविड डैक्रोले ने, ठीक है, ई है डॉक्रेले ने दिया है। इन दिस चाइल्ड शुड गेट एजुकेशन फ्रॉम हिज लाइफ। तो इसमें क्या होता है, डेस्क क्रॉली मेथड में आप जो है अपने लाइफ से चीजें सीखने को देखते हो, जैसे कि प्यार में धोखा खाना, ठीक है, यहाँ से आपकी अकल खुलती है और आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो। ये तो जनरल सेंस हो गया। अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो जैसे जैसे आप चीजों को पढ़ते जाते हो आपको एक्सपीरियंस होता रहता है, और एक्सपीरियंस होने के हिसाब से आपका जो है एजुकेशन के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। ओके, जब आप लोग कहीं जाते हो सेमिनार वगैरह में, तो वहाँ पे अलग अलग लोगों से आप जब इंटरेक्ट करते हो तो वहाँ पे भी काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। तो क्या करते हो यहाँ पे, अपने एक्सपीरियंस से अपने लाइफ से चीजें सीखते हो। तो ये किस कौन से मेथड में आता है, डेस्क्रोलैम मेथड के अंदर आता है। हाँ, फेल होना आप कह सकते हो, फेल होके भी आपको सीखते हो, जरूरी नहीं है कि फेल होके सीखोगे, आप कंटिन्यूसली जो है अपने लाइफ में चीजों को सीख भी सकते हो, बाकी फेल होके ज्यादा सीखते हैं लोग। ओके, तो ये डेस्क्रोलैम मेथड के अंदर था कि किससे। सर इसपे सर हम्म, इसपे सारे एक्सपीरियंस मैटर कर रहे हैं ना इस वाले सारे मेथड में? एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं इसके अंदर, करेक्ट। जो भी आपके लाइफ के अंदर जो भी एक्टिविटी हुई है आपके लाइफ के अंदर, उससे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। सर इसका आपको हेडिंग दिखा देना एक बार। लो, अच्छा, अच्छा चलो एक फिर आगे स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताओ चैट बॉक्स के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज सर एक सीखने को मिली अपने रिकॉर्ड लाइफ कर से। दीजिए एक बार। आप लोग चैट बॉक्स के अंदर बताओ आप लोग को क्या क्या चीजें सीखने को मिली है अपने लाइफ के अंदर से। आप लोग को क्या क्या चीजें सीखने को मिली है अपने लाइफ के अंदर से। एक एक कोई इंसिडेंट्स बताएंगे, सभी सभी बच्चे एक एक इंसिडेंट बताएंगे, कोई भी एक इंसिडेंट। हर दिन कुछ ना कुछ नया, कोई भी एक इंसिडेंट ऐसा सभी बताएंगे। थोड़ा सा दिमाग पे अपना ये सब ना एक्टिविटी करते रहा करो, तो दिमाग को थोड़ा लोड पड़ेगा, आपको चीजें याद रहेंगी। ये सब ना आपके जब इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे तो उस टाइम पे अगर आप ये सब एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो अच्छे से आप लोग इंटरव्यू दे पाओगे, आंसर्स दे पाओगे। इतना काइंड ऑफ इंटरव्यू, फेल होकर डबल स्ट्रेंथ से उठना, ठीक है, ये तो जनरल सेंस हो गया। ह्यूमैनिटी, क्या हुआ था, कोई एक इंसिडेंट सर बताओ खुद ना। का काम खुद ही करना चाहिए। खुद का काम खुद करना चाहिए, ये आपको कैसे सीखने को मिला, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा तब सीखने को मिला होगा आपको ये। यस यस, बहुत सारा कुछ हुआ सर। ओके, चलो सर सभी बताओ। लाइक सेल्फ। सर कंसिस्टेंसी। किस चीज से सीखने को मिला आपको, मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ। यस, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज अ टीचर रिलेटेड फैक्टर। इसके अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बेसिकली एक टीचर को रिलेट करते हैं या इफेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ टीचिंग, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले है एकेडमिक रिलेटेड फीचर्स या फैक्टर्स। तो एक टीचर का जो एकेडमिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप वो किसी बच्चों को पढ़ाता है। तो ठीक है, किसी स्टूडेंट को अगर पढ़ा रहा है, अगर उसको एकेडमिक नॉलेज अच्छा है, उसको एकेडमिक नॉलेज है, तो
तो आई एम टेलिंग यू, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आपका एकेडमिक नॉलेज अच्छा है तो डेफिनेटली यू विल बिकम अ गुड टीचर। अगर आपका एकेडमिक नॉलेज अच्छा है और आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, पढ़ा कहाँ रहे हो, ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं आपसे, चाहे फिजिकल क्लास हो आपकी, जैसे अभी हम लोग क्लासेस ले रहे हैं जहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर पाते हैं। तो अगर एकेडमिक नॉलेज अच्छा है टीचर का, तो यहाँ पे वो अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। बाकी अगर मैं बात करूँ यूट्यूब वीडियोस वगैरह की, तो वहां पे आप किसी टीचर का एकेडमिक नॉलेज पता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते, उसके पीछे का एक रीजन है। भाई आपको क्या पता कि वो जो टीचर है पढ़ के जो आपको पढ़ा रहा है एक रिकॉर्डेड वीडियो में, वो उससे पहले क्या पता उसको रट के आया और सेम चीज आपको पढ़ा रहा है वो। ठीक है, सेम चीज वो उसको आपको पढ़ा रहा है, तो आपको नहीं पता कि उसका एकेडमिक नॉलेज कितना है। ओके, कई टीचर्स अच्छे भी होते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा, बट जो रिकॉर्डेड वीडियो सेंस में आप लोग देखते हो, तो उससे आप एकेडमिक नॉलेज का पता नहीं लगा सकते एज से, जितना आप एक फिजिकल क्लास में लगा सकते हो, जितना आप एक इंटरेक्टिव क्लास के अंदर किसी टीचर का एकेडमिक नॉलेज के बारे में पता लगा सकते हो। चलिए, ये तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बताया। तो एकेडमिक रिलेटेड फैक्टर्स के अंदर कौन कौन सा हो गया, आपका टीचिंग स्किल, कि जो एक टीचर आपको पढ़ा रहा है उसके अंदर स्किल्स हैं भी नहीं पढ़ाने के लिए आपको। ठीक है, जैसे आप लोगों के मन के अंदर डाउट्स बनते हैं, क्रिएट होते हैं काफी सारे। ठीक है, कि किसी टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट करना, या बहुत सारे ऐसे डाउट्स बनते हैं। उस चीज को मैं अच्छे से आप लोगों को समझा पाता हूँ या नहीं समझा पाता हूँ। ठीक है, टीचिंग स्किल मेरी कैसी है, वो बेसिकली कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है एकेडमिक रिलेटेड फैक्टर को। ओके, दूसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि जो आपका टीचर है उसका क्वालिफिकेशन कितना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। ठीक है, जितना ज्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा डेफिनेटली उसके अंदर ज्यादा नॉलेज देखने को मिलेगा आपको। ओके, अगर बात करूं मैं किसी एक बीपीएड होल्डर की और मैं बात करूं किसी पीएचडी होल्डर की, तो डेफिनेटली इसके अंदर जो है एकेडमिक नॉलेज ज्यादा होगा। वाई, बिकॉज इसके बाद वो एमपीएड भी करेगा, फिर यूजीसी नेट क्रैक करेगा, तब पीएचडी में एनरोल करेगा, तो इसके अंदर ज्यादा नॉलेज आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, एक्सपर्टीज ऑफ कंटेंट, तो जो भी कंटेंट वो दे रहा है आप लोगों को, उसके अंदर एक्सपर्टीज है या नहीं है। तो जैसे आप लोगों को एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ जितनी चीजों को, तो क्या है वो कंटेंट, क्या है वो बिल्कुल एडवांस लेवल का है, एडवांस लेवल का है। और उसके अंदर क्या है, कहीं ना कहीं मेरी थोड़ी सी एक्सपर्टीज है, जिसकी वजह से मैं वो कंटेंट डेवलप कर पाता हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा पाता हूँ। दूसरा, टीचर एक्सपीरियंस, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है आपका। ठीक है, तो टीचर एक्सपीरियंस कैसे, अगर मैं अपना पर्सनली बात करूं, तो मेरी स्पेशलाइजेशन क्या है, मेरा हेल्थ एजुकेशन स्पेशलाइजेशन है। इसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो क्या हो गया, इसके अंदर मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, मैंने ज्यादा टाइम उसको पढ़ा रखा है। और बात करूं मैं कहीं ना कहीं दूसरे टॉपिक्स की, चाहे आप एक्सरसाइज फिजियोलॉजी ले लो, हिस्ट्री ले लो, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मुझे अभी इसके अंदर क्लियरली बताता हूँ इतना एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हो गया, किन्सोलॉजी, बायोमैकेनिक्स हो गया, तो ये रेपिटेडली मैं इसको पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, मुझे मजा आता है ये सब टॉपिक्स पढ़ने में, तो मुझे इसके अंदर नो डाउट ज्यादा एक्सपीरियंस है। बट मैं बात करूँ अगर हिस्ट्री की, ओके, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो मेरा इसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसके सारे गेम्स जो मेरा खुद मेरा जो स्पेशलाइजेशन है उसके अंदर मेरा इंटरेस्ट है। बाकी मुझे दूसरे गेम से क्या, मुझे जूडो से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उसके अंदर क्या है, एक्सपीरियंस मुझे होगा ही नहीं, मैं वो पढ़ाऊंगा ही नहीं। तो टीचर का एक्सपीरियंस जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये चीज है। सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज आपके टीचर का, जैसे कि आप लोग कोई भी डाउट पूछ लेते हो, जैसे अभी हम लोग एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं डिटेल में, उसके अंदर आप लोग कुछ भी डाउट पूछ लेते हो, तो जो जो नॉलेज रहता है, मुझे जितना नॉलेज रहता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, उतना मैं आपको डिलीवर कर पाता हूँ, उतना मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओके, तो सब्जेक्ट नॉलेज भी जो है आपका एकेडमिक फैक्टर के अंदर आता है। टीचर कम्युनिकेशन स्किल, तो एक टीचर का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं आप लोग को पढ़ाऊँ ऐसे करके, हाँ बेटे, हाँ ठीक है, इस तरीके से आप कर लेना, हाँ हाँ ओके ओके। तो क्या है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे अच्छी नहीं थी, बट रेदर देन मैं अभी आप लोगों से
अच्छे से बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे टर्म्स यूज कर रहा हूँ इंग्लिश के, मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ बीच बीच में, कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ, अच्छा लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ, तो यहाँ पे मेरा कम्युनिकेशन स्किल क्या है, अच्छा है। तो ये भी मेरे कहीं ना कहीं अकेडमिक रिलेटेड फैक्टर को इफेक्ट करेगा। अगर और मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जैसे कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ओके, वो टर्मिनोलॉजीज मैं यूज कर रहा हूँ क्लासेस के अंदर, तो इससे भी आपको पता चलता है कि आपका जो टीचर है उसको एकेडमिक नॉलेज कितना है या नहीं है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए, मतलब इसी के अंदर आपका एकेडमिक रिलेटेड फैक्टर के अंदर आपके टीचर के कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं। कौन कौन से? आपके टीचर की पर्सनैलिटी, ठीक है, आपके टीचर का बिहेवियर। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने देखा होगा ना स्कूल्स के अंदर कुछ टीचर्स ऐसे रहते हैं कि अगर किसी लड़की का डाउट है, किसी गर्ल का डाउट है, तो टीचर सबसे पहले बोलेगा हाँ बेटा आप बताओ क्या बात है। ओके, लड़के को बोलेगा बेटा तू 2 मिनट रुक जा, हाँ बेटा बताओ क्या बात है। अच्छा अच्छा तुझे बता रहे हैं ना अभी, लड़के बोले तुझे बता रहे हैं ना अभी, लड़की को पहले सुनेगा। तो इस तरीके कुछ टीचर्स के बिहेवियर होते हैं। ओके, तो टीचर का बिहेवियर भी जो है आपका एकेडमिक फैक्टर को इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद नॉलेज ऑफ पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर साइकोलॉजिकल नॉलेज, टीचर्स टीचिंग मेथड, कि टीचर आपको इस तरीके से सर पढ़ा इसमें रहा है। क्योंकि लेडीज फर्स्ट होता है, लेडीज फर्स्ट इसलिए। नहीं, 1 मिनट रुकना जरा, बेटा 1 मिनट लाइन पे रुको। हाँ बेटा, तो क्या थे, हम क्या कह रहे थे, क्या डाउट पूछ रहे थे आप कि टीचर्स सॉरी वुमेन्स फर्स्ट है, गर्ल्स फर्स्ट या वुमेन्स फर्स्ट, ये कह रहे हो आप? हाँ, आई एम एग्री विद इट। यस। बट कुछ टीचर्स ऐसे रहते हैं कि वो जो है गर्ल्स को ज्यादा पहले प्रेफरेंस देते हैं, इनके माइंड के अंदर ये वाला सेंस नहीं होता वुमेन्स फर्स्ट। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। चलिए आए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हाउ मच ही कैन यूज न्यू टेक्निक्स इन हिज टीचिंग मेथड। तो वो कितने, जो एक टीचर है वो कितने न्यू टेक्निक्स लेके आ रहा है आपको सिखाने के लिए। जैसे अगर मैं आप लोग को बताऊं, पहले मैं सिर्फ पीपीटी पे पढ़ाता था, पहले मैं सिर्फ पीपीटी पे पढ़ा रहा था, और वहां पे क्या करता था, चीजों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता था डिटेल में पीपीटी के ऊपर ही। बट फिर इसके बाद मैं क्या लेके आया आप लोग के लिए, एनी डेस्क राइटर, ठीक है, जो जहाँ पे मैं ड्राइंग वगैरह नहीं बनाता। तो क्या हो गया, मैं कहीं ना कहीं एक नया मेथड लेके आया हूँ, जिससे आप लोगों का न्यू टेक्निक लेके आया हूँ, जिसे मैं आप लोग को अच्छे तरीके से और समझा पाऊँ। ओके, तो ये चीज है। हाउ टू कंट्रोल योर स्टूडेंट्स बिहेवियर, कि कैसे आप अपने क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के बिहेवियर को कंट्रोल करते हो। और टीचर की पर्सनल प्रॉब्लम, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टीचर्स पर्सनल प्रॉब्लम। मेरे साथ भी कुछ कुछ कभी कभी होता है। जैसे अगर मैं एक इंसिडेंट शेयर करूँ आप लोगों के साथ, तो जिस दिन टाइप्स ऑफ मसल फाइबर का क्लास था, उस दिन क्या हुआ, मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गया था, कुछ चीजें मेरे साथ गलत हो गई थी। तो जब मैं क्लास के अंदर आया, तो अब मैं उस दिन अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाया आप लोगों को। वाई, बिकॉज मेरे माइंड के अंदर कहीं ना कहीं वो सब चीजें चल रही थी, और गर्मी भी काफी ज्यादा था उस दिन। तो ये सब फैक्टर्स है जिसकी वजह से मैं उस दिन आप लोग को अच्छे से पढ़ा नहीं पाया था टाइप ऑफ मसल फाइबर वाले दिन। ओके, तो इसलिए मैंने कहीं टाइप 1 का टाइप 2 में लिख दिया था, इस तरह की चीजें उस दिन हुई थी क्लास के अंदर। तो पर्सनल प्रॉब्लम भी जो है कहीं ना कहीं एक टीचर को इफेक्ट करती है, उसके जो टीचिंग स्टाइल है, उसका जो एकेडमिक फैक्टर है, उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है ये भी, टीचर्स का पर्सनल प्रॉब्लम। बट ये चीज आनी नहीं चाहिए जब कोई एक टीचर पढ़ाने आता है, बट यू कैन नॉट स्टॉप, इसको आप रोक नहीं सकते, थोड़ा ना थोड़ा ये अफेक्ट करता ही करता है। सर इसमें पर्सनल प्रिपरेशन भी आ सकता है क्या? अब पर्सनल प्रिपरेशन भी आ सकता है इसके अंदर, टीचर्स पर्सनल प्रिपरेशन। जैसे मैं आप लोग क्लास लेने आता हूँ, तो मेरे पास अभी ये सारे कंटेंट्स बने नहीं हुए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, प्रिपेयर करता हूँ पहले कंटेंट। ठीक है, तो मेरा प्रिपरेशन अगर अच्छा रहेगा, कंटेंट अच्छा बनेगा मेरा, तो डेफिनेटली मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। ये सब चीजें हैं, तो टीचर्स पर्सनल प्रिपरेशन भी इसके अंदर आता है। देखो आप लोगों से ना क्वेश्चन कहाँ फंसाया जाएगा इस टॉपिक के अंदर, आप लोगों को देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके, ये जो हैं ऊपर वाले, ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो अगर आप लोग को 4 ऑप्शन देखने को मिले, जिसके अंदर एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, और चौथा ऑप्शन अगर आपको टीचर्स पर्सनैलिटी देखने को मिला, और इसमें बोलेगा ऑड कौन सा है, तो इसके अंदर ऑड आप टीचर्स पर्सनैलिटी को मार्क करोगे। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फर्स्ट आना चाहिए, फिर उसका कंटेंट एक्सपर्टीज सेकंड आना चाहिए,
टीचर एक्सपीरियंस जो है फिर वो आना चाहिए, फिर उसके बाद उसका जो है पर्सनैलिटी टीचर्स का आता है। तो यहाँ पे आप लोगों को फंसाया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपने देखना है कि भाई मेन पॉइंट्स कौन से हैं और सब पॉइंट्स कौन से हैं, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ओके, जब आप यूजीसी नेट का दोगे तो यहाँ पे आप लोग को फंसा जाएगा इतने डिटेल के अंदर। टीजीटी पीजीटी के अंदर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड देंगे, उसमें इतना डिटेल में नहीं देंगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल ऑड ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब दूसरा आता है लाइफ वैल्यू ऑफ टीचर। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड से, कि आपके टीचर का जो लाइफ वैल्यू है वो कैसा है। देखो मेरा क्या वैल्यू है, मेरे लाइफ का क्या वैल्यू है, कि हमेशा किस चीज के ऊपर आपने फोकस करना है, हाई टू हाई फोकस करना है। मतलब हमेशा ज्यादा चीजों पे फोकस करना है। ज्यादा चीजों कहने का मतलब है कि बड़ी चीज पे अपना एम जो है अपना बड़ा रखना है। एम क्या है, बड़ा रखना है। अगर मैं यूजीसी नेट का एम रखूंगा, ठीक है, और यूजीसी नेट का जब मैं एम रखूंगा उसके अंदर मैं चीजों को डिटेल में पढ़ूंगा चीजों को, तो जो पीजीटी का एग्जाम होगा, मैं टीजीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीजीटी के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। पीजीटी का जो एग्जाम होगा, जो आपके स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट जो होते हैं, वो इन सब के अंदर आप ऐसे उड़ा पाओगे क्वेश्चंस को, ठीक है, सॉल्व कर पाओगे इजिली। ठीक है, तो अगर आपके लाइफ के अंदर आपकी वैल्यू हाई है, आपके लाइफ के अंदर वैल्यू हाई आपकी, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। भाई अगर आपने सोचा है कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, ऊपर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, सबसे टॉप पे चढ़ना, पीक पे चढ़ना है, तो जब आप चढ़ना स्टार्ट करोगे तो पीक पे नहीं भी चढ़ पाए तो आप कहीं ना कहीं मिड पे या मिड से ऊपर जा सकते हो। माउंट एवरेस्ट के आपने पीक पे जाना है, आपका टारगेट क्या है, मैंने यहाँ पे चढ़ना है, और आपने जब चढ़ना स्टार्ट किया तो आप यहाँ तक नहीं चढ़ पाए, मान लो आप यहाँ तक ही चढ़ पाए हो, ठीक है, तो क्या है, इतना तो चढ़ पाए आप कम से कम, लेकिन आपका टारगेट ही अगर इतना होता, आपका टारगेट ही अगर इतना होता तो आप कहाँ तक चढ़ पाते, यहीं तक चढ़ पाते। तो अगर आप टारगेट वैल्यू अपनी हाई रखते हो तो डेफिनेटली आपके जो लाइफ के अंदर चीजें हैं वो अच्छी होंगी। इसके अंदर बेसिकली यही बोला गया है कि अगर टीचर के लाइफ के अंदर वैल्यू अच्छी होंगी, हाई होंगी, तो उसके जो स्टूडेंट्स होंगे उसके लाइफ के अंदर भी वैल्यू क्या होंगी, हाई होंगी। तो हमेशा मैं आप लोग क्या इम्फेसाइज करता हूँ, मैं फोकस क्या करता हूँ आप लोगों के लाइफ के अंदर, कि आप लोगों ने टारगेट हमेशा बड़ा रखना है, छोटी चीजें फिर अपने आप अचीव होंगी। तो अगर टीचर के लाइफ में वैल्यू हाई होगी तो स्टूडेंट को ही बोलेगा लाइफ में वैल्यू ज्यादा रखे। ओके, तो आपको ही मैं क्या बोलता हूँ कि अपने लाइफ के अंदर अपनी वैल्यूज हमेशा हाई रखो, बड़ी रखो, सोच हमेशा बड़ी रखनी है, कि किसी भी चीज के अंदर ना, एजुकेशन में नहीं, चाहे कोई भी चीज है ना, उसके अंदर हमेशा अपनी सोच बड़ी रखनी है, सोच कभी छोटे नहीं रखनी। जिस दिन इंसान की सोच छोटी होगी तो वो इंसान भी छोटा हो जाता है। ये हमने पढ़ी थी अभी तक टीचर रिलेटेड फैक्टर, मतलब कि टीचर के एकेडमिक रिलेटेड फैक्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे लर्नर रिलेटेड फैक्टर। टीचर रिलेटेड फैक्टर समझ आ गया आपको सारे? एक बार समझ आ गया तो चैट बॉक्स में बोलो। बहुत इजी टॉपिक्स हैं ये, बस आपको क्या करना है, उसको घर में जाके एक बार रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद इसके एमसीक्यू लगा देने हैं, फिर देखोगे आप अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें समझ आ रही है। चलिए आइए नेक्स्ट, अब हम किस पे पढ़ रहे हैं, लर्नर पे। अभी तक क्या फैक्टर्स देखे थे, अभी तक फैक्टर्स आपने मेरे फैक्टर्स देखे थे, टीचर्स के फैक्टर देखे थे आपने। अब मैं आप लोगों के फैक्टर देखता हूँ, लर्नर के फैक्टर देखता हूँ। मेरे पे तो बड़ा आप लोगों ने एंजॉय कर लिया कि सर पढ़ के नहीं आए तो सर पढ़ के नहीं आए, तैयारी करके नहीं आए तो अच्छे डिलीवर नहीं कर पाए। परसों वाली बात पे सर, हाँ, परसों वाली बात पे। बस वाली बात, ठीक है। अब मैं देखता हूँ आप लोगों की बात, आप लोगों में क्या क्या चीजें हैं, लर्नर के कौन कौन से फैक्टर। तो सबसे पहले फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। लो अब आपकी बारी। अगर फिजिकल फैक्ट फिजिकल और मेंटली आप वेलबींग नहीं हो तो आप एजुकेशन अच्छे तरीके से ग्रैब नहीं कर पाओगे, अच्छे तरीके से ग्रहण नहीं कर पाओगे। हिंदी में ग्रैब को बोलते हैं ग्रहण। तो ग्रैब नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे आप चीजों को जो क्लास के अंदर चल रहा है। मान लो क्लास के अंदर रूबिया को है, हल्की चोट लग गई उसके स्किन के ऊपर हल्की चोट लग गई उसको, और वो क्लास के अंदर पढ़ने आई, तो वो क्या देखेगी यार, बार बार देखेगी वो मेरे स्किन के ऊपर चोट लग गया है, ठीक है, मेरे स्किन के ऊपर चोट लग गया, तो उसका अटेंशन कहाँ होगा, उस चोट के ऊपर अटेंशन होगा।
क्लास के अंदर अटेंशन नहीं होगा उसका। तो अगर फिजिकली आपको कोई चोट लगा हुआ है तो आपका क्लास के अंदर अटेंशन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आप चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। दूसरा, मेंटल वेलबींग। अब क्लास के अंदर किसी बच्चे को, मान लो मनोज की होगी लड़ाई, मनोज की लड़ाई होगी उसकी वाइफ से, और वो क्लास के अंदर आया तो क्लास के अंदर वो चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाएगा। ओके, क्योंकि उसका टेंशन रहेगा, यार आज क्लास में आने से पहले ही उसने इतना डांट दिया या उसने उतना ये सब बोल दिया, तो उसका टेंशन वहीं रहेगा। ओके, तो आपका मेंटल वेलबींग अच्छा होना चाहिए, फिजिकल वेलबींग अच्छा होना चाहिए जब आप क्लास के अंदर आओ तो। दूसरा है स्टूडेंट का मैच्योरिटी लेवल। स्टूडेंट कितना मैच्योर है चीजों को लेकर। अगर वो मैच्योर है तो चीजों को अच्छे से समझ पाएगा, अच्छे से अडेप्ट कर पाएगा चीजों को। तीसरा है रेडीनेस टू लर्न, मतलब कि कितना वो रेडी है चीजों को समझने के लिए। रेडीनेस मतलब रेडी है कितना, रेडी टू लर्न, कितना रेडी है वो, तैयार है चीजों को समझने के लिए। चौथा है एक्सपीरियंशनल बैकग्राउंड, मतलब अनुभवात्मक पृष्ठभूमि। ये मतलब होता है इसका, मतलब आपको पहले उस टॉपिक से रिलेटेड कितना एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस बैकग्राउंड कितना है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जब आप क्लास के अंदर पढ़ने आए हो। अगर आपको चीजें पहले से थोड़ी बहुत पता होंगी तो क्लास के अंदर आपको अच्छे से वो टॉपिक समझ आएगा। ओके, तो इसलिए मैं बोलता हूँ क्लास के अंदर जब भी आओ थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ के आओ। तीसरा, मोटिवेशन लेवल ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का मोटिवेशन लेवल कैसा है। तो जैसे जैसे आप लोग का कोई फॉर्म निकलता है तो आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन आता है, ये भाई ये हमारा इसका फॉर्म निकला है, अब जम के तैयारी करनी है। उसी दिन आप लोग क्लास के अंदर आओगे और फुल अटेंशन के साथ क्लास के अंदर प्रेजेंट रहोगे, चीजों को समझोगे। और जैसे दिन बीतते रहेंगे, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, आपका जो मोटिवेशन है वो कम होता रहेगा। फिर क्लास के अंदर आप लोग छुट्टी लोगे, कभी आओगे कभी नहीं आओगे, तो ये सब चीजें होंगी, तो आपकी मोटिवेशन डाउन होती रहती है। होता है आप लोगों के साथ ऐसा? जिसके साथ होता है एक बार चैट बॉक्स में लिखना जरा। फिर है आपका स्टूडेंट हैबिट, आपका हैबिट कैसा है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। एंड फिर है हाउ मच अटेंशन वन पेज इन अ क्लास, तो आप क्लास के अंदर कितना अटेंशन देते हो, तो ये भी एक लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। हाउ मच इंफॉर्मेशन द स्टूडेंट ऑलरेडी हैज अबाउट द सब्जेक्ट, तो दिस इज द सेम थिंग कि किसी एक स्टूडेंट को कितना इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी जब वो क्लास के अंदर आता है तो। और सेकंड लास्ट, इमोशनल एंड सोशल फैक्टर्स। ऐसा तो नहीं है कि वो इमोशनली वीक है, पहले से किसी की भावनाओं में बह रहा है वो, ठीक है, या सोशल फैक्टर, आसपास पड़ोसी के साथ लड़ाई हो गई, मनोज घर से मतलब पड़ोसी से लड़ाई करके आया है और क्लास के अंदर आया तो उसको समझ नहीं आएंगे, दिमाग रहेगा कैसे मैंने उस पड़ोसी को मारना है। ओके, और कितना आप विलिंगनेस है आपके अंदर चीजों को लर्न करने का, पढ़ने का। यस, ठीक है। तो ये था आपका लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमने क्या क्या देखा है, पहले टीचर का, फिर हमने देखा लर्नर का। अब हम किसका देख रहे हैं, सपोर्ट मटेरियल का। सपोर्ट मटेरियल में क्या क्या आती हैं आपकी चीजें, आपका हो गया बुक्स, हो गया सिलेबस, हो गया आपका इंस्टीट्यूट्स, हो गया, ये सब चीजें आपकी सपोर्ट मटेरियल के अंदर आती है। तो बेटा यहाँ तक क्लियर है सभी को? फिर हम आगे चलेंगे सपोर्ट मटेरियल पे। ऑल क्लियर यहाँ तक? सर एक बार थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए लास्ट 7 और 8 पर। क्लियर गौरव? चले आगे, चलिए। क्या पढ़ रहे हैं अब हम लोग, सपोर्ट मटेरियल रिलेटेड फैक्टर्स। जो आपके बुक्स हो गए, सिलेबस हो गया, इंस्टीट्यूट्स हो गया, तो उन मटेरियल के बारे में, बेसिकली उन फैक्टर्स के बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा क्या हो गया, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, हाउ सिंपल एंड इंटरेस्टिंग इज द टीचिंग एड्स। तो जो टीचिंग एड है, मतलब मैं पहले आपको गूगल मीट पे पढ़ाता था, अब मैं आपको जूम पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो गूगल मीट पे कहीं ना क्या होता था, मैं आप लोगों से इंटरेक्शन अच्छे से नहीं कर पाता था। अभी जूम पे मैं अच्छे से आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर पाता हूँ। तो क्या है, टीचिंग एड कितना सिंपल है, जूम थोड़ा सिंपल है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है गूगल मीट। कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब कि अभी जैसे कि ये मैं आप लोगों के सामने ये जो पीडीएफ देखने को मिल रही है, ये क्या हैंड रिटन है।
अगर मैं यही चीज आप लोगों को पीपीटी में लेके देता, उसके अंदर कुछ पिक्चर्स लगा देता, कुछ एनिमेशंस लगा देता, तो आपको और अच्छे से समझ आती चीजें। ओके, तो जो आपका टीचिंग एड है वो कितना सिंपल है और इंटरेस्टिंग है, ये भी आपका एक सपोर्ट मटेरियल है आपका टीचिंग में। फिर व्हाट इज द नेचर ऑफ सिलेबस, आपके सिलेबस का नेचर कैसा है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा इजी रहता है, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो कॉम्प्लेक्स रहता है। तो नेचर क्या है इसका, नेचर क्या है भाई, ये इजी है, इसका क्या है, कॉम्प्लेक्स है यूजीसी नेट का। तो आपके सिलेबस का नेचर कैसा है उसके हिसाब से भी आपके जो टीचिंग है उसके फैक्टर को ये रिलेट करता है। ओके, जैसे कि अगर मैं बात करूं यूपीएससी का, तो कई लोग तो यूपीएस का सिलेबस देख के ही चौंक जाते हैं कि भाई ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, इसको दूर ही कर लो। ओके, तो ये हो गया आपका कि नेचर क्या है आपके सिलेबस का। हाउ बिग और स्मॉल इज द सिलेबस, दिस इज द सेम थिंग, जैसे यूपीएससी का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपका जो सिलेबस है वो कितना बड़ा और कितना छोटा है। छोटा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर मोटिवेशन देखने को मिला कि यार छोटा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्टिंग कंटेंट यूज्ड इन द सिलेबस, आपके सिलेबस के अंदर कितना इंटरेस्टिंगली कंटेंट दिया गया है। ओके, तो ये भी आपका एक सपोर्ट मटेरियल है। फिर वो जो आपका सिलेबस है वो पर्पसफुलनेस है भी नहीं है, जो आपके एग्जाम के अंदर वो सिलेबस है पर्पसफुलनेस भी है भी नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, आप लोग डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ते हो, यूजीसी नेट के अंदर आप लोग डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ते हो। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपका सिलेबस के अंदर तो पूरा है, पाई चार्ट है, फिर ये बार ग्राफ है, ये सारी चीजें हैं। बट क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन एक फॉर्मेट से आपसे पूछा जाता है बस, इस वाले से, ठीक है। तो टेबुलर मेथड में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बट आपके सिलेबस के अंदर सारी चीजें हैं, बट क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, आपका एक फॉर्मेट से पूछा जा रहा है। तो ये चीज भी आपका, तो आपके सिलेबस के अंदर जो है वो कितना इफेक्टिवली जो है चीजों को डिलीवर किया गया है नहीं किया गया है, कितना पर्पसफुलनेस है भी नहीं है। सर आप डीआई भी पढ़ाओगे? हाँ, डीआई पढ़ाऊंगा मैं, नेक्स्ट क्लास आपकी डीआई की है, डोंट वरी। थैंक यू सर। तो ये हो गया कि भाई पर्पसफुलनेस कहने का मतलब है जो आपका सिलेबस पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज है भी नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ रहे हो उसका क्या यूज है, कोई पर्पस नहीं है इसका हिस्ट्री का उतना ज्यादा ऐसा। बट एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, हेल्थ एजुकेशन का, इन सब का बहुत पर्पस है आपके लाइफ के अंदर, आपका जो पूरा लाइफ रहेगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है कि आपका टेक्नोलॉजी कौन कौन सा यूज करते हो क्लासरूम के अंदर। भाई अगर मैं यही चीज मैं अगर आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाता, ठीक है, वहां पे मैं आपको दिखता अच्छे से, फिर सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझा पाता। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ अभी एक उसके ऊपर एंडेस के ऊपर, उसमें मेरी राइटिंग थोड़ी खराब आती है, बट स्मार्ट बोर्ड पे मेरी राइटिंग अच्छी होती है। तो कैसे कौन कौन से टेक्नोलॉजी मैं यूज कर रहा हूँ क्लासरूम के अंदर, तो ये भी एक फैक्टर है। अगर लाइब्रेरी अवेलेबिलिटी आपके पास अच्छी है तो डेफिनेटली आपको कोई बुक्स वगैरह आपके पास अवेलेबल है तो आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ सकते हो। अवेलेबिलिटी ऑफ द लेटेस्ट बुक एंड द अदर टीचिंग मटेरियल्स, तो ये सेम चीज़ है आपका कि कौन कौन से लेटेस्ट बुक आपके पास अवेलेबल है, टीचिंग मटेरियल कौन से अभी आपके पास अवेलेबल है, तो आपके अंदर जो है वो नॉलेज इंप्रूव हो पाएगी। ओके, हमारे फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो भी इंडियन ऑथर्स हैं वो पुरानी चीजें लिखे जा रहे हैं और वही चीजें बुक के अंदर छापे जा रहे हैं। अब अभी आएंगे इस चीज के ऊपर। ठीक है, तो ये हमने अदर रिलेटेड फैक्टर देखा था, सपोर्ट रिलेटेड फैक्टर। अब ये इंस्टीट्यूशन रिलेटेड फैक्टर, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसका रेपुटेशन और गुडविल कैसा है आपके इंस्टीट्यूट का। जैसे कहते हैं ना कि भाई एलएनआईपी वाले या बीएचयू वाले या आईजीआई वाले या अभी कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं उसके अंदर जो स्टूडेंट्स निकलते हैं वो अच्छे स्टूडेंट्स निकलते हैं फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में। ओके, तो क्यों है, क्योंकि इनका रेपुटेशन अच्छा है। अब रेपुटेशन अच्छा होता कैसे है, रेपुटेशन तभी अच्छा होगा जब इन इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स भाई अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उनको नॉलेज ज्यादा होगा, तभी तो इनका रेपुटेशन बढ़ेगा। और रेपुटेशन बढ़ा तो डेफिनेटली क्या होगा, उस इंस्टीट्यूट का गुडविल भी बढ़ेगा। तो ये है कि आपका कॉलेज का रेपुटेशन और गुडविल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है आपके इंस्टीट्यूट के अंदर, ज्योग्राफिकल सिचुएशन का है, कहीं वो गांव के अंदर तो नहीं है, बिल्कुल देहात के अंदर तो नहीं है वो स्कूल या कॉलेजेस,
या फिर सिटी के अंदर है तो आप इजिली उसके अंदर जा सकते हो, आ सकते हो, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आपके पेरेंट्स भी अलाउ करेंगे। हाँ बिल्कुल करेक्ट। फंडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग मिल भी रही है अच्छी से या नहीं। ज़्यादा फंडिंग मिलेगी तो डेफिनेटली ज़्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, कम फंडिंग मिलेगी तो फैसिलिटीज कम अवेलेबल होंगी। कम फैसिलिटीज तो बच्चों को उतना अच्छे से चीज़ों को आ, आ, मिलेगा नहीं बच्चों को। जब बच्चों को अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, लैक ऑफ टीचर्स तो नहीं है कॉलेजेस के अंदर इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो ये भी आपके फैक्टर्स हैं। तो ये तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, इसमें तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। हाँ, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया, देखो टीचर, लर्नर, सपोर्ट, फिर उसके बाद हमने देख लिया आपका इंस्टीट्यूट, ये चीज हम लोगों ने देख ली है। यहाँ तक क्लियर सभी को? फिर हम लोग देखेंगे लर्निंग इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके लर्निंग के ऊपर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। यहाँ तक क्लियर? चले आगे। यस, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपके लर्निंग के ऊपर इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे आपका इन्वायरमेंट आपके लर्निंग के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो देखिए सबसे ज्यादा आई वुड से, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर, वो इन्वायरमेंट का फैक्टर होता है। लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है दैट इज अ इन्वायरमेंटल फैक्टर। वो आप लोगों को अभी समझ आएगा। आपका कम्युनिटी of the child and child learning is very important. The community construct person's behavior according to his or ideal and beliefs. देखो, इस सच्ची बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक जो ब्राह्मण होगा, ठीक है, वो अपने बच्चों को हमेशा कहीं ना कहीं ज्ञान की बातें बताएगा, संस्कृत के चीजों के बारे में पढ़ाएगा, ठीक है। इन सब चीजों को कहीं ना कहीं जो है अध्यात्म की तरफ वो उसको ज्ञान देगा ही देगा, और उसको कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिलेगी उसको अपने अंदर। क्यों मिलता है? क्योंकि उसके फैमिली का इन्वायरमेंट इस तरीके से है, फैमिली का इन्वायरमेंट इस तरीके से है, इसलिए उसको ये सब चीजें देखने को मिलती है। अब मैं यहाँ पे किसी एक गरीब घर के बच्चे की मैं एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे, अगर मैं दो एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे, कोई एक बच्चा जो है वो गांव के अंदर पैदा हुआ, बिल्कुल गांव, बिल्कुल बहुत ज्यादा गांव के अंदर पैदा हुआ, वहाँ पे कोई सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, कुछ अवेलेबल नहीं है, स्कूल भी जो है वो टूटा फूटा हुआ है, कोई टीचर अच्छे नहीं है, टीचर आता है पान खा के क्लासरूम के अंदर बैठा रहता है, ये चीज है। अब मुझे बताओ, ये ए है और ये बी है। यहाँ पे जो बच्चा बॉर्न हुआ है, ये विलेज के अंदर बॉर्न हुआ है, बिल्कुल विलेज में, स्कूल्स अच्छे नहीं है यहाँ पे, स्कूल्स अच्छे नहीं है, टीचर्स अच्छे नहीं है यहाँ पे। दूसरा बच्चा जो बॉर्न हुआ है वो किसी सिटी के अंदर बॉर्न हुआ है, दिल्ली मुंबई के अंदर, उसका फैमिली जो है अच्छा बैकग्राउंड है, उसके फैमिली का अच्छा खासा है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है वो, टीचर्स अच्छे हैं, वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड टीचर्स हैं वहाँ पे। ओके, अब मुझे बताओ इसके अंदर कौन से बच्चे के अंदर आपको सबसे ज्यादा नॉलेज देखने को मिलेगा, एजुकेशन देखने को मिलेगा, जो बिहेवियर अच्छा जो है वो किसके अंदर देखने को मिलेगा, बिहेवियर इन द सेंस कि चीजों को लेके, ये सब चीजें कौन से स्टूडेंट में आपको देखने को मिलेगा, ए या बी में? अपॉर्चुनिटी किसको मिलेगी सबसे ज्यादा? बी को मिलेगी, ओके, एज कंपेयर टू ए। तो ये क्या है, ये एक इन्वायरमेंट है, ये कैसा है, ये आपके विलेज का इन्वायरमेंट है। ये दूसरा क्या है, ये सिटी का इन्वायरमेंट है। कुछ ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं जो विलेज से निकल के आगे बढ़ पाते हैं। इन्वायरमेंट इज द मेन फैक्टर। तो सिर्फ भी पता लगा सकते हैं, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट पूछा, तो ये चीज है। देखो, तो ये क्या होता है, आपके इन्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, आपका फैमिली का इन्वायरमेंट। अगर आपके फैमिली के अंदर सब पढ़े लिखे हैं तो डेफिनेटली आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे से, आपको बोलेंगे भाई एजुकेशन पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, और आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। बट अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, फैमिली का एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है, तो आपके चाचा वगैरह क्या बोलेंगे, अरे क्या कर लेगा तू पढ़ के, ठीक है, अफसर बन जाएगा क्या तू? आप लोग सीरियल्स वगैरह देखते होंगे, सीरियल नहीं बोलते कि ये अपनी बेटी को पढ़ के अफसर बना देगा, ये कर देगा, ये सब बातें आप लोगों ने सुनी होगी।
तो आपके, और दूसरी तरफ अगर एजुकेटेड फैमिली में हो तो आपके अंकल वगैरह, चाचा वगैरह भी आपको बोलेंगे ठीक है बेटा पढ़ाई करो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? आपका फैमिली इन्वायरमेंट का फैक्टर है। ओके, तो ये चीज है। अगर मैं आपको आप अपने बारे में थोड़ा सा इसमें बताने की कोशिश करूँ फैमिली इन्वायरमेंट में, तो पहले क्या था? हाँ, रिश्तेदार, ठीक है। तो ये है, देखो मेरे फैमिली के अंदर क्या है, आई एम द वन जो क्या कहते हैं, जिसने एजुकेशन इतने लेवल पे आके पढ़ा है। तो मेरे पापा उतने ज्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है, मतलब कि मे बी 10th शायद से क्वालिफाइड है, वो 10th पास आउट है। मम्मी मेरी ठीक ठाक है वैसे, मे बी 4th 5th पास आउट ऐसे करके कुछ है। और मेरे फैमिली के अंदर जब मैं फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में आया, मेरे फैमिली के अंदर किसी को कुछ पता ही नहीं था। उनको बस इतना पता था क्या बनना है, अगर पुलिस बन गए ना पुलिस बन गए तो सबसे बड़ी नौकरी है उनके लिए, चाहे पुलिस के अंदर आप हेड कांस्टेबल क्यों ना बन जाओ, ठीक है। पुलिस के अंदर आप हेड कांस्टेबल क्यों ना बन जाओ, तो उनको ये नौकरी सबसे बड़ी लगती थी। ओके, फिजिकल एजुकेशन का उनको कुछ आता पता ही नहीं था, इन्वायरमेंट ही नहीं था मेरे फैमिली के अंदर इस तरीके का। बट जैसे ही मैंने नॉलेज मुझे मिला, मैं ग्रैब करता रहा, मेरे फैमिली के अंदर पहले उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं था। अब मैंने बहुत स्ट्रगल किया बेसिकली चीज़ों को पढ़ने के लिए, सब करने के लिए। बट अभी क्या है, जैसे मेरा छोटा ब्रदर है, मेरे कजन्स हैं, तो मैंने अपने फैमिली के अंदर अब इस तरह का इन्वायरमेंट कर दिया। मेरे अपने ब्रदर का एक सेपरेट रूम दे दिया उसको, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल। उसके पास एक लाइब्रेरी टाइप का उसका रूम है, सारी चीज वाईफाई अवेलेबल है, सारी बुक्स अवेलेबल है, वो अच्छे से पढ़ाई कर पाता है। तो मैंने क्या किया, उसका इन्वायरमेंट क्या कर दिया मैंने, अब बिल्कुल चेंज कर दिया है। बट पहले इन्वायरमेंट क्या था भाई, कुछ इन्वायरमेंट नहीं था घर के ऊपर, इधर टीवी चल रहा है, इधर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इस तरीके की चीजें चल रही थी पहले। बट अभी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो आपका फैमिली इन्वायरमेंट इज द सुप्रीम, इज द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट है फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द क्लास, कि आपके क्लास के अंदर फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है। जो क्लास है, क्लासरूम है भाई, अगर क्लासरूम की दीवार यहाँ से पानी टपक रहा है, ठीक है, पंखा नहीं है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो बोर्ड है वो यहाँ से खुरदुरा है, अच्छा नहीं है, लिख नहीं पाते, तो अगर आपका फिजिकल इन्वायरमेंट क्लास का अच्छा नहीं होगा तो आपका लर्निंग अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, तो अगर आपका सोशल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, ऐसा जहाँ पे विलेज के अंदर लोग क्या करते हैं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, बिहार के अंदर क्या होता है, जो मैंने चीज सुनी है यही बता रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने चीज सुनी है, यहाँ पे ना मिड डे मील चलता है। मिड डे मील चलता है, तो लोग बोलते हैं, मोस्टली स्टूडेंट जो स्कूल्स में आते हैं, 1st to 8 के लिए मिड डे मील स्कीम होता है, तो मोस्टली स्टूडेंट जो स्कूल के अंदर आते हैं वो खाना खाने के लिए आते हैं। तो उनका अप्रोच क्या है भाई, खाना अप्रोच है उनका, एजुकेशन अप्रोच नहीं है, ठीक है। तो क्या है, उनका सोसाइटी का इस तरीके से जो है इन्फ्लुएंस हो गया है कि भाई खाना इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सोसाइटी भी कहीं ना कहीं वो, अगर किसी स्कूल के अंदर जाते भी है ना कोई, अगर कोई गांव से, वो गांव का पर्सन उस स्कूल के अंदर गया, तो बोलते हैं कि भाई आपके स्कूल में खाना नहीं बन रहा। ये नहीं बोलेंगे कि भाई पढ़ाई नहीं हो रही है आपके अच्छे से, व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड अच्छा नहीं है, तो खाना क्यों नहीं बन रहा। तो ये आपका सोसाइटी। फिर दूसरा कल्चरल इन्वायरमेंट आपका हो गया, इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑन लर्निंग, तो आपका जो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो भी आपके लर्निंग के ऊपर इफेक्ट करता है। तो ये चीज है। फिर इसके बाद कितना रह गया अभी, बस इतना सा रह गया, कंप्लीट करें इसको, थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, 2 पेज रह गया है। फिर उसके बाद आपकी एक क्लास रहेगी थोड़ी देर और, अगर आप लोग वेट कर लेते हो तो फिर आपके पास एक क्लास रहेगी इसमें, जिसमें हम लोग स्वयं मूक, प्रभा मूक वगैरह पढ़ेंगे। करें, कंटिन्यू करें यहाँ से, क्लियर है? बाउंसर तो नहीं जा रहा ना किसी के? इजी चीजें हैं ये। अभी बोलो भाई, स्टार्ट करें, आगे कंटिन्यू करें, समझ आ रही है चीजें?